ऑडियो एंड वीडियो, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ आप इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। अगर आप ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टू रूट्स थ्रू विच एफडीआई कैन बी मेड इन इंडिया? गवर्नमेंट रूट एंड फाइनेंशियल रूट, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, आरबीआई रूट एंड एफआईपीबी रूट, फ्री रूट एंड कंट्रोल रूट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कौन से दो रूट्स हैं एफडीआई के रिस्पेक्ट में जो कि इंडिया में अवेलेबल है? एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के लोग जब इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में वो कौन से दो रूट फॉलो करते हैं? सो दोनों में दो रूट होते हैं, दोनों में से किसी भी एक के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है, whether it is government or finance, whether it is automatic, whether it is government route, आरबीआई और एफपीआई, या फ्री रूट या फिर कंट्रोल रूट। सो अगर हम एफडीआई की बात करें, एफडीआई के केस में दो रूट होते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है जहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होगा? जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एफडीआई के केस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आपके दो रूट्स बनते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट अगेन जहां पे आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट रूट जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत होगी, विदाउट परमिशन, विदाउट प्रायर अप्रूवल आप यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। आपको क्या करना है? पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में दिया है, सपोज करते हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 20 लाख है और वो प्रॉफिट यील्ड कर रहा है 3 लाख का आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, बट बिफोर टैक्स एट 50%। आपको क्या निकालना है? पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के थ्रू आपको पे बैक पीरियड निकालना है। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ये पे बैक पीरियड एक मेथड है जो कि आता है कैपिटल बजटिंग में। तो ये कैपिटल बजटिंग का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये निकालते हैं कि हमारा जो पैसा है वो कितने समय में वापस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो कैश आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। आपका जो आउटफ्लो है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? यहाँ पे 20 लाख है। नाउ आपको कैश इनफ्लो बोला गया है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो? कैश फ्लो निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना होगा? बोला है डेप्रिसिएशन 10% का है, तो अगर आप 10% निकाले 20 लाख का, दैट विल बी हाउ मच? 2 लाख। तो 2 लाख हो गया आपका डेप्रिसिएशन। 2 लाख कैसे निकला? 20 लाख का 10%, ठीक है। यानी टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया आपके पास? 5 लाख रुपए का। तो आपका कैपिटल बजटिंग के अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग, पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा? 4 इयर्स। यानी इस प्रोजेक्ट में 4 साल के अंदर पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अगर 4 साल से ज्यादा है तो वी विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल से कम है तो वी विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो हम इस प्रोजेक्ट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इसका जो लाइफ है वो 4 साल से ज्यादा हो, ठीक है। सो राइट आंसर इज 4 इयर्स। तो इसका पे बैक पीरियड विल बी 4 इयर्स, ठीक है।
Moving towards the next question. Which capital budgeting techniques allows decision making without the need to compute the cost of capital? इनमें से ऐसी कौन सा मेथड है कैपिटल बजटिंग का जहां पे आप विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, आप रिटर्न निकाल सकते हो या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट? तो वो इनमें से कौन सा मेथड है? नंबर 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और पे बैक पीरियड मेथड. नाउ अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो यहां पे 2 टेक्निक्स होती हैं. एक तो होता है आपके ट्रेडिशनल मेथड, और एक होता है आपके डिस्काउंटेड मेथड. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आता है? ऐसे मेथड जहां पर आपको डिस्काउंटिंग या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR. डिस्काउंटेड टेक्निक में आता है NPV मेथड, IRR मेथड, मॉडिफाइड IRR मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जहां पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, राइट. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पे बैक पीरियड मेथड. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है. सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू आप यहाँ पर रिटर्न्स निकाल सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और नॉट. देन नेक्स्ट वन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ मैनेजमेंट बायआउट फ्रॉम अ लीवरेज्ड बायआउट? MBO is financed entirely by debt, while LBO involves the inclusion of incumbent management. LBO is financed entirely by debt, while MBO involves the inclusion of incumbent management. MBO is aimed at providing working capital, while LBO is for product development. LBO is aimed at providing working capital, while MBO is for initial marketing activities. What do you think is the right answer? Now, MBO is management by objective, right, और management buyout, and लीवरेज बायआउट का मतलब होता है, सो लीवरेज वर्ड किससे एसोसिएटेड है? लीवरेज वर्ड एसोसिएटेड होता है इंटरेस्ट से, ब्याज से, करेक्ट. और ब्याज कब दी जाती है? जब आप डेट रेज करते हैं, करेक्ट. तो दिस इज वन हिंट फॉर द क्वेश्चन. नाउ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? वन विच इज एसोसिएटेड विथ डिसीजन मेकिंग, वन विच हैज अ पावर टू मेक डिसीजन, राइट, या फिर जो कि एक ऑफिशियल पोजीशन पे है. ठीक है, तो अगर हम मैनेजमेंट बायआउट की बात करें या फिर हम LBO की बात करें, तो LBO किससे डील करता है? इट इज बेसिकली डील्स आउट विद द डेट, कि यहाँ पर आपका जो बायआउट है, जब आपको खरीदा जा रहा है, तो इट इज प्राइमरली गिवन बाय डेट, द अमाउंट इज गिवन बाय द डेट, दैट इज लीवरेज बायआउट. तो इट इज एंटायरली फाइनेंस्ड बाय द डेट, यानी उधार के थ्रू आपको बायआउट किया जा रहा है. ठीक है, पैसा दिया तो जा रहा है, बट द पर्सन हु इज पेइंग मनी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डेट, राइट. एंड मैनेजमेंट बायआउट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बायआउट बेसिकली मींस जहां पर आपका मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जो भी पर्सन अभी ऑफिशियली उस एरिया पे है, उस पोजीशन पे है, उसका बायआउट हो रहा है, मैनेजमेंट पोजीशन का बायआउट हो रहा है. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो ये लोगों से रिलेटेड है, उन लोगों को लिया जा रहा है, द वन हु आर एट अ हायर पोस्ट, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. एंड लीवरेज बायआउट में क्या होता है? आपको खरीदा जा रहा है और जो पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज डन थ्रू डेट. नेक्स्ट, which risk in foreign investment is related to the value of investment going down due to depreciation of the local currency or appreciation in the foreign currency of the investee country? Exchange risk, country risk, political risk, liquidity risk. क्या होगा राइट आंसर?
कौन सा कौन सी रिस्क इन्वॉल्व होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में। तो हमेशा जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, या फिर अगर आप रॉ मटेरियल भी बाहर से खरीद रहे होते हैं, या आप बेसिकली इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर चाहे रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हो, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट हो, हमेशा एक प्रॉब्लम जो आती है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। और ये क्यों आता है? बिकॉज आपने जिस दिन गुड्स खरीदा तब रेट अलग होगा, जब आपको गुड्स रिसीव होगा तब ऑब्वियसली रेट अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती है, और इनके जो रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो होगी अराउंड एक्सचेंज रेट। हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसी के अराउंड ये रिस्क इन्वॉल्व होती है, करेक्ट। तो ऐसी रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रिस्क। क्यों इन्वॉल्व हो रही है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन आपने सामान खरीदा उस दिन करेंसी का रेट अलग है, जिस दिन आप एक्चुअली पेमेंट करने जाओगे उस दिन करेंसी का रिस्क अलग है, रेट अलग है, जिस दिन आपको रिसीव हो रहा है गुड्स उस दिन करेंसी का रेट अलग है। तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, आपका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, राइट। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए यहां पे आपकी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, a firm's detail are as under, सेल्स आपको दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, लोन के बारे में दिया है, टैक्स बोला है कंसिडर करें एज 50%, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। आपको क्या करना है? फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। नाउ कल भी जब हमने सेशन किया था, हमने फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था, इट वाज एबिट अपॉन ईबीटी। आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, राइट। सो अगर हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, बट फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक एक्चुअली मैंने कल की क्लास में बताई थी, विच वॉज दी फर्स्ट क्लास, ठीक है, दिस इज सेकेंड क्लास। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगेन याद करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास देखनी होगी, ठीक है। नाउ अगर फर्स्ट क्लास मिस हो गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कल सीआईबी के बैच में। एबीएफएम का बैच भी शुरू हो रहा है, कल से ही शुरू हो रहा है। वी हैव फर्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग दैट इज 7 to 8 एंड इन द इवनिंग 7 to 8, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीआईबी के बैच को, बिकॉज कल से हम लोग एबीएफएम शुरू कर रहे हैं, 2 मॉड्यूल एट अ टाइम शुरू कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपका मॉड्यूल ए शुरू हो जाएगा, शाम को 7 से 8 पे आपका मॉड्यूल बी शुरू हो जाएगा। तो जिससे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए, वी हैव स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस? सेल्स आपको दी है 24 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको बोला है 50% है, यानी कितनी हो गई? 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 12 लाख। नाउ फिक्स कॉस्ट आपको कितनी दी गई है? 10 लाख। तो आपका ईबीआईटी आ गया 2 लाख, करेक्ट। नाउ ईबीआईटी आ गया, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? आपको बोला गया है ब्याज कितनी है? 10 लाख रुपए आपने बोरो करे हैं 10% पर एनम पे, यानी 1 लाख की ब्याज है। ईबीटी कितना हो गया आपका? 1 लाख। ना फॉर्मूला क्या बोलता है? ईबीआईटी आपको दिया हुआ है दैट इज 2 लाख, ईबीटी आपको दिया है 1 लाख, रेशियो कितना बन जाएगा? 2:1, करेक्ट। रेशियो कितना बन जाएगा? 2:1। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो क्या है? 2 times। ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट हुज प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। किसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी?
सो अगर हम लोग ने अभी डिस्कस करा था कि दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एज द नेम सजेस्ट कि आप ऑटोमेटिकली उस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी की भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। बट गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत आपको अप्रूवल चाहिए होती है, और वो अप्रूवल किसकी चाहिए होती है? अप्रूवल चाहिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रूट में के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। नेक्स्ट वन, what is the alternative method to capital asset pricing model that considers market mispricing and seeks to take advantage of arbitrage opportunities and derivative, whether it is arbitrage pricing theory, gross domestic product theory, inflation rate model या फिर stock market efficiency theory? What is the alternative method to capital asset pricing model? Now capital asset pricing model एक तरीका है जिससे हम निकालते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें से एक है कैपम, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। इसका और जो मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को या फिर लोअर रेट एंड हायर रेट का एडवांटेज लेता है, बेनिफिट लेता है आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, राइट। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मेथड इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, दैट इज APT। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टू मेन components of cost and profit analysis? Economies of scale and volume variance, fixed and variable cost, marketing cost and production cost, break even point and incremental cost। दो मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इन प्रॉफिट एनालिसिस, यानी अगर हम प्रॉफिट को एनालाइज करने बैठते हैं, हम प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन से दो ऐसे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है जिन्हें देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट होते हैं, है ना। कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका फिक्स कॉस्ट। तो एक कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट है, दैट इज वेरिएबल एंड fixed. So right answer will be fixed and variable cost, that is option number B. Next one and the last question, in sensitivity analysis, if a small change in a parameter leads to a large change in the project outcome, the project can be considered as highly sensitive to that parameter, not sensitive to the parameter, independent of that parameter, highly correlated with that parameter. Now, sensitivity analysis एक तरीका है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारा कोई प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दी मार्केट चेंज। यानी अगर हम कोई भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट में क्या प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हमने एक छोटा सा चेंज करा और उस चेंज ने हमारे प्रोजेक्ट पे मेजर इम्पैक्ट डाला, इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू दैट पैरामीटर। नाउ ये पैरामीटर जिसमें हम चेंज करते हैं ये क्या हो सकते हैं? ये सेल्स प्राइस हो सकता है, ठीक है, सेल्स प्राइस जो है वो कम हो जाए, ठीक है, या फिर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाए। तो हमारे कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारे लिए नेगेटिव है। ये फैक्टर्स में अगर चेंजेस होते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाईली सेंसिटिव है टू द पैरामीटर्स। करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आप मुझे अपना स्कोर यहाँ पे बता सकते हैं ऑल्सो। यस, हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय नेम इज सुप्रभा, आई एम योर ABFM मेंटर। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया कि ABFM में 4 मॉड्यूल हैं, राइट, और अभी आपके पेड बैच में B और C मॉड्यूल स्टार्ट हुए हैं। मेरा जो मॉड्यूल है A और D वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। A मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और आप इजीली A मॉड्यूल पढ़ के एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि यहाँ से अभी तक जो वेटेज रहा है एग्जाम में लगभग 30 नंबर का वेटेज रहा है। तो देखिए, पास होने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए
और ये मॉड्यूल अकेला आपको 30 मार्क्स दिला देता है, तो डेफिनेटली इट हैज अ वेरी वेरी हाईएस्ट वेटेज। और यहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं। टोटल इस मॉड्यूल में 6 चैप्टर्स है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ बुक, राइट, दैट इज मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इस बुक का ऑथर कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस बार जो एबीएम का पेपर हुआ था ना, तो वहां पर देखिए एबीएम के पेपर में ऑलरेडी काफी क्वेश्चन आए थे, बुक्स के ऑथर वगैरह, किसने किस टर्म को डेवलप किया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा आए थे इस बार, हाँ, एबीएम के पेपर में, राइट। तो हो सकता है इस बार शायद आपके एबीएफएम के पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके शायद देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कौन है इस बुक का, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, ऑलरेडी राइट आंसर भी मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर जो है उनका मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे आप लोग एमबीओ भी पढ़ोगे, ठीक है, एमबीओ भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। ठीक है, जो इनकी जो बुक थी ना, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, बहुत फेमस बुक थी जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, इस मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या चीजें कवर होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिस। तो ये आपका पीटर एफ ड्रकर ने इसको दिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। ठीक है, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। अब ये देखिए ये जो वर्ड है द मैनेजमेंट थ्योरी, एक बेसिकली एक पेपर, एक पब्लिश पेपर था ये, जिसको कि कून्स ने पब्लिश किया था। ठीक है, कून्स का मैनेजमेंट के एरिया में कून्स को एक तरीके से गुरु माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या बताया, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि मैनेजमेंट जो है वो एक कभी भी कोई सिंगल प्रैक्टिस नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, मैनेजमेंट एक जंगल की तरह है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। तो इन्होंने मैनेजमेंट को एक तरीके से जंगल या फिर भूल भुलैया की तरह बताया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काफी वर्ड है ये, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। जब मैं आपको पेड क्लास में मॉड्यूल ए पढ़ाऊंगी, अभी तो वहां पे बी और सी चल रहा है। ठीक है, पहले बी चलेगा, सी, फिर ए एंड डी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी तो खैर ये चल रहा है आपका बी और सी मॉड्यूल, बट जब मैं आपको ए मॉड्यूल पढ़ाऊंगी ना, बिलीव मी, इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो, इतना सॉरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज है ना वो आप इसमें पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये, यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफ थॉट का क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन दी, यहाँ पे मैंने राइट आंसर इसलिए लिखे क्योंकि मैं आपको चारों ऑप्शन बताने वाली हूँ। मेरा पर्पस केवल ये नहीं है कि मैं आपको राइट आंसर बता के और आगे निकलूँ, यहाँ पर मैं आपको जो चारों ऑप्शन है ना, हम चारों ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि क्वांटिटेटिव स्कूल क्या होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय and lays down more emphasis on the organization, looks at the organization as a machine and the employee as its part who are important only as a means of production। तो एक बार जल्दी से पैरा को पढ़िए क्या लिखा है। ठीक है, और राइट आंसर तो खैर आप समझ गए हैं, बट बाकी के ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, कि बाकी के ऑप्शन क्या है। राइट, जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका।
ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है वो है क्लासिकल स्कूल। ठीक है, क्लासिकल स्कूल देखिए सबसे पहला स्कूल है मैनेजमेंट का। यहाँ पर मैं आपको सारे स्कूल ऑफ थॉट बताने वाली हूँ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, ये सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल है, सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल। ठीक है, इसमें देखिए क्या आता है क्लासिकल स्कूल में, इनका ये मानना था, जो क्लासिकल स्कूल के प्रोपाउंडर थे F.W. टेलर, मैक्स वेबर, ठीक है, काफी ट्रेडिशनल सोच थी इनकी। इनके हिसाब से एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के असेट नहीं होते, दे आर लाइक एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन है, मटेरियल है, वैसी वो है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इन्होंने ये बताया कि आप टेक्नोलॉजी वगैरह को अच्छा करो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मशीन है और एम्प्लॉय इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मशीन है, मतलब इन्होंने एम्प्लॉय की जो फीलिंग होती है, जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, नीड होती है, इसके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल इसके ऊपर ध्यान दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मशीन की तरह है और एम्प्लॉय जो है वो इसके पार्ट्स की तरह है। ठीक है, केवल पार्ट्स की तरह। एम्प्लॉय को भी केवल एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम के जैसे देखना है, जैसे मशीन होता है, मटेरियल होता है, सेम वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दैट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, राइट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अगला क्या है यहाँ पे, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में आपके एल्टन मायो वगैरह आते हैं। इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर लाइक अ असेट, हमें उनकी ह्यूमन फीलिंग के ऊपर, हमें उनकी अदर नीड के ऊपर, हमें उनकी सोशल बिलोंगिंगनेस के ऊपर ध्यान देना है। मतलब बेसिकली इन्होंने जो फोकस दिया है वो दिया है बिहेवियरल साइंस के ऊपर। ठीक है, बिहेवियरल साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है बिहेवियरल साइंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। जैसे आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के एम्प्लॉय के साथ आपको डील करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एम्प्लॉय होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। कोई बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत काइंड होता है, कोई बहुत ज्यादा, सब अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरल साइंस ने ये कहा है कि हर एम्प्लॉय की एक अलग नीड होती है एंड एज अ मैनेजर हमें उस एम्प्लॉय की नीड को समझते हुए फिर उससे काम निकलवाना है। देखिए मैनेजमेंट का काम तो यही है कि आप अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लो, बट आप कैसे लोगे, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय है, काम आपको सबसे लेना है, बट आप कैसे लेंगे वो काम। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है बिहेवियरल साइंस की, EI की, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको ABM में पढ़ाया है, कि लोगों के नेचर को समझते हुए और फिर उनके साथ में डील करना। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल का जो मेजर फोकस है वो है बिहेवियरल साइंस के ऊपर। सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट में कार्ड्स एंड कान का दो प्रोपाउंडर रहे हैं इसके, कार्ड्स एंड खान, बहुत ज्यादा योगदान है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह बताया कि उसमें इनपुट भी होता है फिर आउटपुट आता है, इनपुट होता है फिर आउटपुट होता है, प्रोसेस होके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह है जिसमें बहुत सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कई सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट, राइट। अब इसका देखिए क्या मानना है क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट का। क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मेनली क्या चीजें होती हैं क्वांटिटेटिव स्कूल के तौर पे, कि है तो ये क्लासिकल की जैसे ही, बट यहाँ पर आपकी कई सारी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज होता है। ठीक है, तो इन्होंने स्टैट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, स्टैटिस्टिकल टूल के ऊपर, जहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका रेशियो एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें जो स्टैट के टूल है, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह, सेम इसी की जैसा है, केवल यहाँ पे स्टैट का एडिशनल यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने चारों स्कूल ऑफ थॉट समझ लिए हैं, और भी हैं एक दो थॉट, ठीक है, वो मैं आपको पेड में पढ़ाऊंगी, जैसे कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट एंड कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटीजेंसी में और कंटेम्परेरी में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
कंटीजेंसी का क्या मतलब है? कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट में ये बताया गया है, टोटल 6 स्कूल ऑफ थॉट है। कंटीजेंसी में ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है ना, उसका कोई भी यूनिफॉर्म तरीका नहीं है। लोगों को मैनेज करने का कोई भी एक सिंपल तरीका, यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आपको लोगों को देखते हुए डील करना पड़ता है, उनको आपको उनके जैसे डील करना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एज पर दी सिचुएशन, ठीक है। और कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या है? बिल्कुल लेटेस्ट वाला, जो लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो है आपका कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट। कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है जहां पर आपका TQM, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नई नई प्रैक्टिसेस हैं HR की और इन सब की, वो यहाँ पे आती है। तो टोटल आपके 6 स्कूल ऑफ थॉट है। एंड इस बार यहाँ से क्वेश्चन काफी आया था और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार भी क्वेश्चन बहुत आने वाला है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 4 पर। डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी X और थ्योरी Y ये क्या कहती है? बताइए, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डगलस मैकग्रॉगर इज ऑल अबाउट। मैं यहाँ पे आपको डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी थोड़ी सी समझाने वाली हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपका आया था इससे। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपकी दो चीजें हैं, एक है थ्योरी X और एक है थ्योरी Y। डगलस मैकग्रॉगर ने क्या कहा कि दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं X वाले एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कैसे होते हैं? बहुत लेजी होते हैं, इन्हें एकदम पुश करके काम कराना पड़ता है, धक्के दे दे के काम कराना पड़ता है, ये खुद से मोटिवेट नहीं होते, इन्हें बहुत पुश करके आपको काम कराना पड़ेगा। तो इनके लिए जो स्टाइल होती है मैनेजर की, वो होनी चाहिए ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव मतलब जहां पर मैनेजर जो होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत अपने एम्प्लॉय को पुश करके काम कराता है। और एक एम्प्लॉय होते हैं वाई वाले, ये कैसे होते हैं? ये अपने आप में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें पता है इनका काम कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, इन्हें अपने इवन बॉस के गाइडेंस की जो पड़ती है, बॉस के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से इतना मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे कौन सी स्टाइल आती है लीडरशिप की? यहाँ पे आती है आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप की स्टाइल आपकी काम आती है एज अ लीडर। पहली आती है ऑथोरिटेटिव फॉर X टाइप की एम्प्लॉय। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जो X है, ठीक है, तो कि X जो है और Y जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि X वाले लोग अलग हैं, Y वाले लोग अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही ठीक है। बस यहाँ पर दोनों से काम तो आपको दोनों से ही कराना है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, जिन्हें आपको पुश करना होता है, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और एक एम्प्लॉय होते हैं वाई वाले, जो अपने आप खुद से काम करते हैं, ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपना काम करना जानते हैं, उनके लिए काम आती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये मैं लीडरशिप स्टाइल आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ऑथोरिटेटिव वाले जो लीडर होते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए यही लीडर आते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए पार्टिसिपेटिव वाले काम में नहीं आएंगे क्योंकि इनको बहुत धक्के दे दे के काम कराना पड़ता है। जबकि वाई वाले एम्प्लॉय के लिए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी काम आ जाती है। कैसे आ जाती है? ठीक है, इनके लिए ये लीडरशिप भी काम आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी काम करना जानते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, मोटिवेशन लेना जानते हैं, अपने आप मोटिवेटेड होते हैं, इनको आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनके लिए आती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल काम में। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है डगलस मैकग्रॉगर थ्योरी किसके बारे में? हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर। मतलब यहाँ पर ये जो थ्योरी है डगलस मैकग्रॉगर ने क्यों दी है? इन्होंने थ्योरी को ये सोच के दिया कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय एकदम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उठे और काम कर लिया। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक बहुत आलसी होते हैं जिनको आपको धक्के दे दे के काम कराना है, और एक अपने आप सुबह उठ के काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के लोगों के लिए आपको दो अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्टाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये थ्योरी है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसा समझते हैं, ठीक है।
कि वो अपने एम्प्लॉय को बहुत आलसी वाला समझते हैं, एक्स वाला या वाई वाला, और उसके हिसाब से वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को कई बार चेंज भी कर लेते हैं। इनके लिए वो ये अपनाते हैं और इनके लिए वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप अपनाते हैं। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, मैनेजर भी अपना इनपुट देता है, वर्कर भी अपना इनपुट देता है, ठीक है, दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके काम करते हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर, दिस इज द राइट आंसर, राइट। अगला देखिए, मिस्टर ए इज वर्किंग इन पीएनबी बैंक from last 10 years and he avoid accepting responsibility and prefer to be led or directed by some other. He is self-centered and indifferent to the organization needs. He has little ambition, dislike responsibility, prefer to be the led but want security. We are talking about which theories of Douglas McGregor? बताइए राइट आंसर क्या है। वैसे तो लिखा है बट फिर भी सोच के बताइए, हो सकता है गलत भी लिखा हो मैंने। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थ्योरी एक्स वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, तो इनके लिए ऑथोरिटेटिव स्टाइल चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 10 साल से तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर, ये चाहते हैं कि कोई इनको पुश करे। ही सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन नीड। ही हैज लिटिल एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं है, काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, हमेशा इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच थ्योरीज ऑफ डगलस मैकग्रेगर, तो यहाँ पे थ्योरी एक्स काम में आती है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ना बहुत आलसी टाइप के हैं, हमेशा चाहते हैं कि कोई इनको पुश करे, खुद से ये मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है, काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इनके लिए थ्योरी एक्स वाले ये लोग हैं। Is expected to pay a dividend of ₹3 per share 1 year from now. The dividends are expected to grow at 5%. If an investor needs 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में P0 निकालना है। P0 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। यू आर सपोज टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर, फेयर प्राइस ऑफ द शेयर या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सारे जहां पर भी आपको डिविडेंड वगैरह दिख रहा हो, हाउ विल ऑल दीज क्वेश्चन स्टार्ट। तो P0 का एक फॉर्मूला क्या है, गॉर्डन्स मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जिसे हम बोलते हैं, दैट इज D1. Now what is D1? D1 is your expected dividend of next year. तो देखो जीरो जहां पर भी होता है ना वो करंट ईयर होता है, जहां पर 1 हो जाता है वो अगले साल के बारे में बात करें, तो इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ आर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जी क्या है, आपका ग्रोथ रेट है। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी है उसमें से आपको ग्रोथ को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर ग्रोथ 0 है तो फिर आर ई डिविजन हो जाएगा। और P0 जो आप निकाल रहे हो वो फेयर प्राइस निकाल रहे हो, आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो आप, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है, इट इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आज नहीं, 1 साल बाद एक्सपेक्टेशन है कि जो कंपनी है वो कितने का डिविडेंड देगी, ₹3 पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। यानी दिस इज नॉट D0, दिस इज D1। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी D1 दिया हुआ है ₹3,
द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम। ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है 5% का, इसको आप और कैसे लिख सकते हो 0.05। एंड इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ एन इन्वेस्टर, यानी आर जो आपको दिया है वो दिया है 12% या फिर 0.12, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपको निकालना है P0। तो सिंपल इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में या फिर गॉर्डन्स मॉडल में आप वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो आपका है दैट इज D1, देन ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब आंसर देख लेते क्या आएगा। सो यू नीड टू कीप कैलकुलेटर फॉर सच क्वेश्चन, एक मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ 0.12 माइनस 0.05 दैट इज 7%, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.07, प्राइस आ गया 42 फेयर प्राइस जो आया 42.86। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर प्राइस ऑफ द शेयर इज 42.86। अब हो सकता है ये मार्केट में 30 रुपए पे डील कर रहा हो, 40 रुपए पे डील कर रहा हो, बट डिविडेंड जो कंपनी दे रही है उस एक्सपेक्टेशन से अगले साल अगर हम देखें और ग्रोथ और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को एडजस्ट कर दे तो हमारा जो रिटर्न है वो कितना आ रहा है, वो वैल्यू कितनी आ रही है 42.86। दैट इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। XYZ Limited is expected to pay a dividend of ₹3 per share 1 year from now. The dividend are expected to remain constant at ₹3 per share. If an investor needs 12% of rate of return on his investment, what price of the share will be fair? Now, आपको यहाँ पे सेम मॉडल है, सेम क्वेश्चन है, बट चेंज क्या हुआ है, आपको P0 ही निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू या करंट प्राइस ऑफ योर शेयर निकालना है। आपको बोला है कि डिविडेंड जो है वो 3 रुपए पर शेयर है और यही है, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हर साल आपको क्या मिलेगा 3 रुपए का ही डिविडेंड मिलेगा, कोई ग्रोथ नहीं है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको बोला है कि जो एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों, जो मेरा रिटर्न का रेट एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, दैट इज 12%। व्हाट विल बी द प्राइस? ना हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था, P0 इज इक्वल टू D1 R माइनस G, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। बट यहाँ पे ग्रोथ तो हमें दी नहीं है, ग्रोथ क्या है, देयर इज नो ग्रोथ, करेक्ट, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 0.12, ये तो हमें दिया हुआ है। नाउ 3 डिवाइडेड 0.12 विल गिव अस 25, यानी हमारे शेयर का फेयर प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 25, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट दिया था, यहाँ पे ग्रोथ रेट मिसिंग है, ग्रोथ रेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The current dividend of an equity share of PML Private Limited is for ₹5. It is expected to enjoy an above normal growth rate of 25% for a period of 6 years. Thereafter, the growth rate will fall and stabilize at 15%. Equity investors require a return of 20%. You are required to calculate the intrinsic value of your equity share. Now, ये जो मॉडल है, this is not one stage model, this is two stage model. Now, what is a two stage model? अगेन आपको निकालना इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, वो भी हमने सेम वही करा था, P0 ही निकालना है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो डिविडेंड है ना, लेट्स से वो अगर आज 5 रुपए है तो पहले वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा उसी ग्रोथ रेट पे। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, दिस इज योर स्टेज 1, दिस इज योर स्टेज 2, और वो कांस्टेंट रहेगा उसके बाद, ठीक है। ये तो हमें समझ आया, क्योंकि 2 चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज 2 स्टेज मॉडल। नाउ व्हेन 2 स्टेज मॉडल इज देयर, विल एनीथिंग डिफर? नो, नथिंग। आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? सो मॉड्यूल में यूल फाइंड अ लेंथी सा फॉर्मूला, बट अगेन देयर आर शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स या फिर कुछ प्रैक्टिकल चीजें जिनके थ्रू आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग योर ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। कैसे करते हैं, आपको बोला है करंट ईयर का, यानी D0 आपको 5 दिया हुआ है, D0 कितना दिया है 5, यानी कि द करंट डिविडेंड ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ PML लिमिटेड, करंट ईयर यानी आज का D0, बट हमें तो D1 चाहिए होता है, ठीक है, वो भी हम निकालते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय एन अबव नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 25%। तो पहला ग्रोथ रेट हमारा कितना है 25% है, देन आपका जो ग्रोथ रेट है दैट विल स्टेबलाइज एट 15%। इक्विटी इन्वेस्टर्स आर आपको कितना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 20%, ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला तो वही होता है, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई ये वाला। अब इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? तो इसका इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है। कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6। स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा कंजस्टेड होकर लिख रही हूँ इसको, लेकिन काफी कंजस्टेड हो गया है। तो पहले आप ईयर्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 एंड देन 6। ठीक है, इतना कर लीजिए क्योंकि 6th ईयर के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। पहले साल में आपको कितना मिलेगा? ग्रोथ रेट आपका कितना है? 25% है, करेक्ट। तो 25% अगर है तो हमारा पहले साल का डिविडेंड कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 5, दैट इज 6.25। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 6.25, करेक्ट। उसके बाद मैंने फिर से इक्वल्स टू प्रेस करा, कितना आ रहा है? 7.8125, ये लिख देते हैं, 0.3 कर देते हैं, फिर से इक्वल्स टू करते हैं 9.766, फिर इक्वल्स टू करते हैं, दिस विल कम एज 12.207, एक और इक्वल्स टू करते हैं, दिस विल कम एज 15.259 एंड एक और बार इक्वल्स टू करते हैं, दिस विल कम एज 19.73। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड का ग्रोथ रेट आ गया क्योंकि 25% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। 6th ईयर से क्या होगा? दिस विल गेट स्टेबल एट 15%। 6th ईयर पे आपका जो 6th ईयर का वैल्यू है, तो हमें यहां पे टर्मिनल वैल्यू निकालनी होगी। कितना स्टेबल होगा? 19.073। कितना ग्रो करेगा? 1.15। ठीक है, इस रेट पे ग्रो करेगा और यहां पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे स्टेबल हो जाएगा तो यहां पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास रेट क्या दिया हुआ है? ग्रोथ रेट कितना दिया है? 0.15। सॉरी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 0.20। और हमारा यहां पर ग्रोथ रेट कितना है? 0.15। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं 19.073 इंटू 1.15। दिस विल कम एज, न्यूमरेटर में आ जाएगा 21.934 डिवाइडेड बाय 0.05। वैल्यू आ गई आपकी 438.68। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्यों आ गई वैल्यू? बिकॉज आपने बोला है कि फिर तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं यहीं पर ही, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। दिस इज अ टर्मिनल वैल्यू। बट ये टर्मिनल वैल्यू में अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। कितना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1.20। आप सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पहले ही पढ़े हुए हैं वो ज्यादा आसान हो जाते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.20 आप कर सकते हो, या फिर 6.25 डिवाइडेड बाय 1.20। दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ 5.208। So 6.25 divided by 1.20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 7.813 डिवाइडेड बाय 1.20। इसको आपको 2 बार करना है। दिस विल कम एज 5.426। ठीक है, देन अगेन 9.766 डिवाइडेड बाय, मैं एक बार दिखा देती हूँ बाई चांस अगर नहीं क्लियर हो। 1.20 1 2 3 कितना आया आपका? 5.65। ये वैल्यू आप लिख लो और मैं यहाँ पे क्या करती जा रही हूँ? मैं M प्लस प्रेस करती जा रही हूँ। उससे फायदा क्या होगा? मेरे को बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन 12.207 कौन सा ईयर है? 4th ईयर है, डिवाइडेड बाय 1.20 1 2 3 4 5.88। then 15.259 डिवाइडेड बाय 1.20 1 2 3 4 5। M प्लस कर दिया मैंने, जिससे मुझे ना टोटल, मैं इसके पास MRC प्रेस कर दूंगी एंड इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी टू कैलकुलेट।
लास्ट वन 19.073 divided by 1.20, 1 2 3 4 5 6. This will come as 6.388. अब इसके बाद हमें लास्ट वाली वैल्यू को करना होगा 436.679 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 2 3 4 5 6. वैल्यू कितनी आई 146.24. ठीक है, एमआरसी प्रेस कर देते हैं. आंसर कितना आ रहा है? जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है, वो आ रही है आपकी 180.94. आप इसका टोटल करोगे तो टोटल कितना आया 180.94. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. सो ये एक तरीका है, या फिर यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, यू कैन सी द फॉर्मूला, राइट. बट मुझे लगता है कि हर एक के एच मॉडल का अलग फॉर्मूला है, देन 2 स्टेज मॉडल का अलग फॉर्मूला है, 3 स्टेज मॉडल का अलग फॉर्मूला है. ठीक है, अब यहीं पे सेम 3 स्टेज मॉडल भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप स्टेप समझो. आपको एक तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू चाहिए होगी जो लास्ट ईयर की हो, जहां पे कांस्टेंट हो रही हैं चीजें, वहां पे आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसकी. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The equity share of ABC Private Limited presently generates a dividend payment of ₹1 every year. The growth rate as of right now is 30%. On the other hand, this will decrease in a linear fashion over the course of 10 years and then it will level off at 10%. What is the company's intrinsic worth per share using H model if investors requires a return of 19% or 15% on their investment? Now, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है उसमें क्या बोला गया है? आपको एच मॉडल ही यूज करना है. ठीक है ना, एच मॉडल का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता. आपको जो P0 निकालना होता है दैट इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, राइट. तो क्यों? क्योंकि वहां पे D0 का कॉन्सेप्ट होता है. तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हो, राइट, उसमें कॉन्सेप्ट किसका होता है? D0 का. व्हाट इज D0? डिविडेंड जो आप किस में दे रहे हो? करंट ईयर में दे रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे D0 इज योर करंट ईयर का डिविडेंड. H क्या है? हाफ ऑफ योर ईयर. आपने 10 इयर्स देखा है ना वहां पर, तो जो 10 इयर्स का टाइम पीरियड आपको दिया उसका हाफ ईयर, क्योंकि लीनियर कोर्स कितना रहेगा? 10 साल तक सेम रहेगा. ठीक है, तो उसका हाफ हो जाएगा. देन इनटू GA माइनस GN, यानी जो आपके ग्रोथ रेट दिए गए हैं दैट यू विल बी कंसिडरिंग, डिवाइडेड बाय R से. प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकालने के लिए हमें R से डिवाइड करना है, लेकिन अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो हम उसे माइनस भी करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज DA, व्हाट इज DN, वो भी समझते हैं. सबसे पहले इन वैल्यूज को लिखना शुरू करते हैं. D0 हमें कितना दिया हुआ है? ₹1 पर शेयर है. ठीक है, करंट ईयर का. द ग्रोथ रेट एज ऑफ राइट नाउ इज 30%. तो हमारा करंट ग्रोथ रेट कितना है? 30% का है. उसके बाद ऑन दी अदर हैंड दिस विल डिक्रीज इन अ लीनियर फैशन. लीनियर फैशन का मतलब क्या होता है? देखो, एच मॉडल क्या एज्यूम करके चलता है कि जो डिक्लाइन है वो इमीडिएट आएगा. एच मॉडल जो है वो क्या एज्यूम करता है कि जो डिक्लाइन है ना वो इमीडिएटली हो जाएगा. बट सॉरी, 2 स्टेज मॉडल. एच मॉडल क्या बोलता है कि कभी भी डिक्लाइन ना एकदम नहीं होता. जो आपका डिक्लाइन है वो कभी भी एकदम नहीं होता. इट विल डिक्लाइन इन अ लीनियर फैशन. लीनियर फैशन का मतलब क्या है? धीरे 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 करके वो डिक्लाइन होगा. तो एकदम से नहीं होगा, हमेशा धीरे धीरे करके डिक्लाइन होगा. दैट इज व्हाट योर एच मॉडल सेज. डिफरेंस आप समझ रहे हो? 2 स्टेज मॉडल कहता है कि एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा, बट एच मॉडल क्या बोलता है? एकदम से डिक्लाइन नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, नाउ D0 इंटू H एंड सो ऑन. तो अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे? H हमें कितना दिया हुआ है? H इज बेसिकली योर हाफ पीरियड. हाफ का मतलब कितना हो गया? 10 का हाफ, दैट इज 5. GN आपको कितना दिया हुआ है? डिक्लाइन होके कितना होने वाला है? 10%. ठीक है, नाउ तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार आंसर निकालिए.
नाउ पहले तो हमें डिविडेंड को जो D0 है, ओके एक सेकेंड, दिस विल बी D1, तो आपका D0 दिया है, D1 निकाल लेते हैं 1.10 प्लस H कितना है आपका 5 इंटू GA माइनस GN दैट इज 0.30 माइनस 0.10 करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, R कितना था 15%, 0.15 माइनस 0.10, ठीक है। अब ये कैसे आया, बिकॉज यहां पे D1 दिया हुआ है, D1 में कैसे पहुंचते हैं हम, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस R, तो आप इसे एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हेन वी सॉल्व इट कितना हो जाएगा, 1.10 हो गया न्यूमरेटर यहां पर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0.20 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.05, सो 1.10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 दिस विल गिव यू 42 रुपीज। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 42 है, ठीक है। ये हमने कैसे सॉल्व करा, यूजिंग एच मॉडल, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, विप्रो लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2.60 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू बी 8%। लास्ट ईयर यानी कि हमारे पास अभी करंट ईयर का डिविडेंड नहीं है, वी हैव D0 एज 2.60, ठीक है, एंड द ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड, ग्रोथ रेट आपको कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। द करंट मार्केट प्राइस, आपको करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 30 रुपए, जिसका कोई खास यूज नहीं होता। द बीटा ऑफ द स्टॉक इज, आपको बीटा दिया हुआ है 1.60, ठीक है, एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट RM आपको दिया हुआ है 13%, ठीक है। इफ द रिस्क फ्री रेट यानी RF आपको दिया हुआ है 8%, आपसे क्या पूछा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। आप बोलोगे मैम ये सब क्यों दिया हुआ है ना, सी आपको कहीं पर भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का क्या है, वो कहीं नहीं दिया हुआ, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस ग्रोथ। अब हमारे को करंट ईयर हमारे पास डिविडेंड है जो 2.60 है, तो वो तो हम निकाल देंगे, 2.60 करंट ईयर का दिया हुआ है, ग्रोथ रेट हमारा 8% का है, ये हो गया, माइनस 0.08 भी कर देंगे, लेकिन R तो हमें कहीं पे भी नहीं दिया ना। P0 इज नॉट योर प्राइस, P0 इज व्हाट, P0 इज योर करेक्ट इंट्रिंसिक प्राइस है। आपको क्या निकालना है, 30 इज योर करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हम R की कैलकुलेशन कर देते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और KE इज इक्वल टू, यानी हम यहाँ पे कैपम मॉडल यूज करेंगे, विच सेज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये हमने कई सारे चैप्टर्स में यूज करा है इस फॉर्मूले को। रिस्क फ्री रिटर्न हमें दिया हुआ है 8% का, बीटा की वैल्यू हमें दी है 1.6 की, RM हमें दिया है 13%, RF हमें दिया है 8%। मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो दिस विल बी 8% प्लस 8% दैट इज 16%। नाउ पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर, मैं P0 निकाल सकती हूं, ठीक है, दैट मीन्स 2.60 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.08 विल गिव मी 35.1, यानी कि जो मेरा प्राइस है मेरा करंट मार्केट प्राइस भले 35 है, लेकिन मेरा इंट्रिंसिक प्राइस या फिर फेयर प्राइस ऑफ द शेयर कितना होना चाहिए, 35.1, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका डिफिकल्ट लेवल हो गया, जहां पे इन्होंने दो चीजों को इन्वॉल्व कर लिया। अभी तक हम एक ही चीज सॉल्व कर रहे थे ना, अभी हम दो कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द रिस्क फ्री रेट एट प्रेजेंट इन द इकोनॉमी इज, रिस्क फ्री रेट यानी RF आपको दिया हुआ है 7.50%, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE और R आपको दिया हुआ है 16%, ठीक है, एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी RM जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो 12.50% है।
आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको क्या करना है? बीटा की वैल्यू निकालनी है। नाउ आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 16। फॉर्मूला क्या होता है? आर और के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, ये हमें दिया है 16% और 0.6। आर एफ आपको कितना दिया है? 7.50%। ठीक है, बीटा हमें नहीं पता। आर एम माइनस आर एफ आपको कितना दिया है? 12.50 माइनस 7.50%। ठीक है, so 12.50 minus 7.50 will give us 5%. तो 7 यहां पे 5% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 16% लिख लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो 16% है, तो 16% माइनस 7.50% डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 16 माइनस 7.50 डिवाइडेड बाय 5, हमारी बीटा की जो वैल्यू है दैट विल कम एज 1.70। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो चलिए नेक्स्ट वन। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा आपका जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वैल्यूएशन है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो पूरा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द एंटायर केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स बने आ रहे हैं ये न्यू रूपी साइन है जो कि शायद बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जहां पर भी आपको बॉक्स दिख रहा है दिस मीन्स रूपी। आपको दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस, जो हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप पूरा केस देख लीजिए। टाटा ग्रुप इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर. The company is considering an expansion project that requires a significant investment. As a financial analyst, you have been assigned the task of conducting a discounted cash flow valuation to determine the project's feasibility. Use the given information to answer the following 5 numerical, okay, there are 4 numerical questions. Case study में 4 question आते हैं। ठीक है, तो 4 questions आपको आंसर करने हैं। इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, यहां पर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दिया हुआ है। You are required to answer these questions. ठीक है, ये आपने देख लिया। 2, 4, 6, 8, 10 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। वैल्यूएशन कैसे करते हैं? हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्यूचर कैश फ्लो की, प्लस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है टर्मिनल वैल्यू की। ये दो कॉन्सेप्ट है एंड दिस बिकम्स योर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो for the first 5 years using the DCF valuation method. आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते करते आपको क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 5 साल का। तो 5 साल का कैश फ्लो आपको क्या दिया था? 1, 2, 3, 4, 5। इट वॉज 2, 4, 6, 8, 10। यानी ये बोल रहे हैं टर्मिनल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, अब शुरू के 5 साल का डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दीजिए। और यहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक बार देख लेते हैं, शायद 12 या 14% था, 12% था। ठीक है, सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हो। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.12 m प्लस, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1.12 m प्लस 6 डिवाइडेड बाय, ओके एक गड़बड़ हो गया है, जस्ट 1 मिनट। 2 डिवाइडेड बाय 1.12 m प्लस, देन 4 डिवाइडेड बाय 1.12, हम 2 बार इक्वल्स टू करेंगे, फिर m प्लस, क्योंकि 2 साल का डिस्काउंटिंग है ना। 6 डिवाइडेड बाय 1.12 3 बार, फिर m प्लस, देन 8 डिवाइडेड बाय 1.12 1, 2, 3, 4 m प्लस, 10 डिवाइडेड बाय 1.12 5वां साल है, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 m प्लस कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 20 आया। ठीक है, तो हमारी जो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली दैट इज 20.003। तो आप नियरेस्ट फैक्टर देखो कितना है, 20.083। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखो, आपको कैलकुलेटर, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व
दिस क्वेश्चन यूजिंग कैलकुलेटर प्लस अप्रोक्सीमेशन में अमाउंट का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, calculate the terminal value of the project at the end of 5th year using the DCF valuation method. आपको क्या करना है, वैल्यूएशन मेथड को यूज करते करते यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख गया? इसमें ना एक्चुअली एक लाइन मिसिंग है, वो क्वेश्चन आई गेस थोड़ा सा इशू है। टर्मिनल वैल्यू, ये लाइन एक नीचे रह गई है। टर्मिनल वैल्यू जो है उसका जो ग्रोथ रेट है दैट इज 4%। तो ये लाइन जो है ना वो नीचे जा रही है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं। टर्मिनल वैल्यू का जो ग्रोथ रेट है वो 4% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू जो है उसका ग्रोथ रेट इज 4%, राइट। तो ये एक लाइन है जो मिसिंग है, तभी आप वो नीचे का लाइन है ना वो देख नहीं पा रहे हैं। एंड अगर मैं इसको जैसे कट करूंगी तो यू विल बी एबल टू सी। सो ये इसलिए लाइन से एक्चुअली नीचे चला जा रहा है, तो आपको नीचे दिख रहा है टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट, ठीक है। ये बाहर चला जा रहा है इसीलिए। सो टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट इज 4%, ठीक है। अब टर्मिनल वैल्यू का ग्रोथ रेट क्या है, 4% है। हमारा लास्ट कैश फ्लो कितना है, 10 करोड़ का है। हमारा लास्ट कैश फ्लो कितना है, 10 करोड़ का है। ग्रोथ कितनी है, 1.04। तो 1.04 देन हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था, 0.12 माइनस 0.04। टर्मिनल वैल्यू निकाल पाएंगे? सो 10 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाई 0.08, दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 130 करोड़। यानी अब कांस्टेंट जिस रेट से ग्रो कर रहा है, तो अगर हम उसकी वैल्यू निकालें वो कितनी है, 130 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। अब आपकी जो 130 है ना, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ये कौन से साल में आपको मिल रहा है, 5th ईयर के बाद हम बोल रहे हैं ना, कांस्टेंट है। तो टर्मिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.12 की पावर 5, करेक्ट। सो 130 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, 73.76, 73.7176 करके है। दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। देन कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको एनपीवी निकालनी है, ठीक है। हमने प्रेजेंट वैल्यू हमारी टर्मिनल वैल्यू की तो निकाल दी थी 73.765, करेक्ट। और यहां पर हमने प्रेजेंट वैल्यू इसकी भी निकाली थी, केम एज 20.03, 20.03। अब अगर इनमें दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल आया मेरा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई, फ्यूचर कैश फ्लो से जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज 93.79 और 93.80। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 माइनस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6.29 करोड़, करेक्ट। यानी कि आपका जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, आप 100 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न आप सिर्फ कितने का ला रहे हो, 93.80। दिस इज -6.20। वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट,
ठीक है, तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था ऑन योर DCF वैल्यूएशन, जो मैक्सिमम आ सकता है केस स्टडी बेस, ठीक है। नाउ आप Yes, hello everyone. A very very good evening to all of you and my name is Suprabha. I am your ABFM mentor. तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि ABFM में 4 मॉड्यूल हैं, राइट, और अभी आपके पेड बैच में B और C मॉड्यूल स्टार्ट हुए हैं। मेरा जो मॉड्यूल है A और D वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। A मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और आप इजीली A मॉड्यूल पढ़ के एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि यहाँ से अभी तक जो वेटेज रहा है एग्जाम में लगभग 30 नंबर का वेटेज रहा है। तो देखिए, पास होने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए और ये मॉड्यूल अकेला आपको 30 मार्क्स दिला देता है। तो डेफिनेटली इट हैज अ वेरी वेरी हाईएस्ट वेटेज और यहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं। टोटल इस मॉड्यूल में 6 चैप्टर्स है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ बुक, राइट, दैट इज मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इस बुक का ऑथर कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस बार जो ABM का पेपर हुआ था ना, तो वहां पर देखिए ABM के पेपर में ऑलरेडी काफी क्वेश्चन आए थे, बुक्स के ऑथर वगैरह, किसने किस टर्म को डेवलप किया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा आए थे इस बार, हाँ, ABM के पेपर में, राइट। तो हो सकता है इस बार शायद आपके ABFM के पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके शायद देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कौन है इस बुक का, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, ऑलरेडी राइट आंसर भी मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर जो है, उनका मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जैसे आप लोग MBO भी पढ़ोगे, ठीक है, MBO भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, ठीक है। जो इनकी जो बुक थी ना, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, बहुत फेमस बुक थी, जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, इस मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिस। तो ये आपका पीटर एफ ड्रकर ने इसको दिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज कॉइन्ड दिस वर्ड द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, ठीक है, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है द मैनेजमेंट थ्योरी, एक बेसिकली एक पेपर, एक पब्लिश पेपर था ये, जिसको कि कून्स ने पब्लिश किया था, ठीक है। कून्स का मैनेजमेंट के एरिया में कून्स को एक तरीके से गुरु माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या बताया, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि मैनेजमेंट जो है वो एक कभी भी कोई सिंगल प्रैक्टिस नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। मैनेजमेंट एक जंगल की तरह है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। तो इन्होंने मैनेजमेंट को एक तरीके से जंगल या फिर भूल भुलैया की तरह बताया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काफी वर्ड है ये, द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। जब मैं आपको पेड क्लास में मॉड्यूल A पढ़ाऊंगी, अभी तो वहां पे B और C चल रहा है, ठीक है, पहले B चलेगा, C, फिर A एंड D, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी तो खैर ये चल रहा है आपका B और C मॉड्यूल, बट जब मैं आपको A मॉड्यूल पढ़ाऊंगी ना, बिलीव मी, इतना इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो, इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज है ना वो आप इसमें पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये, यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफ थॉट का क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन दी, यहाँ पे मैंने राइट आंसर इसलिए लिखे क्योंकि मैं आपको चारों ऑप्शन बताने वाली हूँ। मेरा पर्पस केवल ये नहीं है कि मैं आपको राइट आंसर बता के और आगे निकलूँ, यहाँ पर मैं आपको जो चारों ऑप्शन है ना, हम चारों ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि क्वांटिटेटिव स्कूल क्या होता है, ठीक है, चारों ऑप्शन। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिलीव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी for increasing efficiency of the employee and lays down more emphasis on the organization, looks at the organization as a machine and the employee as its part.
हु आर इम्पोर्टेंट ओनली एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक बार जल्दी से पैरा को पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। और राइट आंसर तो खैर आप समझ गए हैं, बट बाकी के ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है, कि बाकी के ऑप्शन क्या है। राइट, जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है वो है क्लासिकल स्कूल, ठीक है। क्लासिकल स्कूल देखिए सबसे पहला स्कूल है मैनेजमेंट का। यहाँ पर मैं आपको सारे स्कूल ऑफ थॉट बताने वाली हूँ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, ये सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल है, सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल, ठीक है। इसमें देखिए क्या आता है, क्लासिकल स्कूल में इनका ये मानना था, जो क्लासिकल स्कूल के प्रोपाउंडर थे FW टेलर, मैक्स वेबर, ठीक है, काफी ट्रेडिशनल सोच थी इनकी। इनके हिसाब से एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के असेट नहीं होते, दे आर लाइक एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन है, मटेरियल है, वैसी वो है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इन्होंने हमें बताया कि आप टेक्नोलॉजी वगैरह को अच्छा करो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मशीन है और एम्प्लॉय इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक मशीन है, मतलब इन्होंने एम्प्लॉय की जो फीलिंग होती है, जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, नीड होती है, इसके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल इसके ऊपर ध्यान दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मशीन की तरह है और एम्प्लॉय जो है वो इसके पार्ट्स की तरह है, ठीक है, केवल पार्ट्स की तरह। एम्प्लॉय को भी केवल एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम के जैसे देखना है, जैसे मशीन होता है, मटेरियल होता है, सेम वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दैट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, राइट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अगला क्या है यहाँ पे, न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में आपके एल्टन मायो वगैरह आते हैं। इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर लाइक अ असेट, हमें उनकी ह्यूमन फीलिंग के ऊपर, हमें उनकी अदर नीड के ऊपर, हमें उनकी सोशल बिलोंगिंगनेस के ऊपर ध्यान देना है। मतलब बेसिकली इन्होंने जो फोकस दिया है वो दिया है बिहेवियरल साइंस के ऊपर, ठीक है। बिहेवियरल साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है बिहेवियरल साइंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। जैसे आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के एम्प्लॉय के साथ आपको डील करना होता है। ऐसे नहीं कि एक ही एम्प्लॉय होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। कोई बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत काइंड होता है, कोई बहुत ज्यादा, सब अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरल साइंस ने ये कहा है कि हर एम्प्लॉय की एक अलग नीड होती है एंड एज अ मैनेजर हमें उस एम्प्लॉय की नीड को समझते हुए फिर उससे काम निकलवाना है। देखिए मैनेजमेंट का काम तो यही है कि आप अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम आउटपुट लो, बट आप कैसे लोगे, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय है, काम आपको सबसे लेना है, बट आप कैसे लेंगे वो काम। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है बिहेवियरल साइंस की, EI की, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको ABM में पढ़ाया है, कि लोगों के नेचर को समझते हुए और फिर उनके साथ में डील करना, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल का जो मेजर फोकस है वो है बिहेवियरल साइंस के ऊपर। सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, सिस्टम स्कूल ऑफ थॉट में कार्ड्स एंड खान का दो प्रोपाउंडर रहे हैं इसके, कार्ड्स एंड खान, बहुत ज्यादा योगदान है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह बताया है कि उसमें इनपुट भी होता है फिर आउटपुट आता है, इनपुट होता है फिर आउटपुट होता है, प्रोसेस होके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह है जिसमें बहुत सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कई सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट, राइट। अब इसका देखिए क्या मानना है क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट का। क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मेनली क्या चीजें होती हैं क्वांटिटेटिव स्कूल के तौर पे,
कि है तो ये क्लासिकल की जैसे ही, बट यहाँ पर आपकी कई सारी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज होता है, ठीक है। तो इन्होंने स्टैट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, स्टैटिस्टिकल टूल के ऊपर, जहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका रेशियो एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें जो स्टैट के टूल है, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह, सेम इसी की जैसा है, केवल यहाँ पे स्टैट का एडिशनल यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने चारों स्कूल ऑफ थॉट समझ लिए हैं, और भी हैं एक दो थॉट, ठीक है, वो मैं आपको पेड में पढ़ाऊंगी, जैसे कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट एंड कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटीजेंसी में और कंटेम्परेरी में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटीजेंसी का क्या मतलब है, कंटीजेंसी स्कूल ऑफ थॉट में ये बताया गया है, टोटल 6 स्कूल ऑफ थॉट है। कंटीजेंसी में ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है ना, उसका कोई भी यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, लोगों को मैनेज करने का कोई भी एक सिंपल तरीका, यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आपको लोगों को देखते हुए डील करना पड़ता है, उनको आपको उनके जैसे डील करना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एज पर दी सिचुएशन, ठीक है। और कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, जो लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो है आपका कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट। कंटेम्परेरी स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है जहां पर आपका TQM, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नई नई प्रैक्टिसेस हैं HR की और इन सब की, वो यहाँ पे आती है। तो टोटल आपके 6 स्कूल ऑफ थॉट है, एंड इस बार यहाँ से क्वेश्चन काफी आया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार भी क्वेश्चन बहुत आने वाला है, ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 4 पर। डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी X और थ्योरी Y, ये क्या कहती है, बताइए। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डगलस मैकग्रॉगर इज ऑल अबाउट। मैं यहाँ पे आपको डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी थोड़ी सी समझाने वाली हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपका आया था इससे। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपकी दो चीजें हैं, एक है थ्योरी X और एक है थ्योरी Y। डगलस मैकग्रॉगर ने क्या कहा कि दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं X वाले एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कैसे होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, इन्हें एकदम पुश करके काम कराना पड़ता है, धक्के दे दे के काम कराना पड़ता है, ये खुद से मोटिवेट नहीं होते, इन्हें बहुत पुश करके आपको काम कराना पड़ेगा। तो इनके लिए जो स्टाइल होती है मैनेजर की, वो होनी चाहिए ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव मतलब जहां पर मैनेजर जो होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत अपने एम्प्लॉय को पुश करके काम कराता है। और एक एम्प्लॉय होते हैं वाई वाले, ये कैसे होते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें पता है इनका काम कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, इन्हें अपने इवन बॉस के गाइडेंस की जो पड़ती है, बॉस के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से इतना मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे कौन सी स्टाइल आती है लीडरशिप की, यहाँ पे आती है आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप की स्टाइल आपकी काम आती है एज अ लीडर। पहली आती है ऑथोरिटेटिव फॉर एक्स टाइप की एम्प्लॉय। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जो एक्स है, ठीक है, तो कि एक्स जो है और वाई जो है वो अलग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स वाले लोग अलग हैं, वाई वाले लोग अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही ठीक है। बस यहाँ पर दोनों से काम तो आपको दोनों से ही कराना है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, जिन्हें आपको पुश करना होता है, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और एक एम्प्लॉय होते हैं वाई वाले, जो अपने आप खुद से काम करते हैं, ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपना काम करना जानते हैं, उनके लिए काम आती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये मैं लीडरशिप स्टाइल आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ऑथोरिटेटिव वाले जो लीडर होते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए यही लीडर आते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए पार्टिसिपेटिव वाले काम में नहीं आएंगे, क्योंकि इनको बहुत धक्के दे दे के काम कराना पड़ता है। जबकि वाई वाले एम्प्लॉय के लिए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी काम आ जाती है। कैसे आ जाती है, ठीक है, इनके लिए ये लीडरशिप भी काम आ जाती है। कैसे आ जाती है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी काम करना जानते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, मोटिवेशन लेना जानते हैं, अपने आप मोटिवेटेड होते हैं, इनको आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनके लिए आती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल काम में।
बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है डगलस मैकग्रोवर थ्योरी किसके बारे में, हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर। मतलब यहाँ पर ये जो थ्योरी है डगलस मैकग्रोवर ने क्यों दी है, इन्होंने थ्योरी को ये सोच के दिया कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय एकदम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उठे और काम कर लिया, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक बहुत आलसी होते हैं जिनको आपको धक्के दे दे के काम कराना है, और एक अपने आप सुबह उठ के काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के लोगों के लिए आपको दो अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्टाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये थ्योरी है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसा समझते हैं, ठीक है, कि वो अपने एम्प्लॉय को बहुत आलसी वाला समझते हैं, एक्स वाला या वाई वाला, और उसके हिसाब से वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को कई बार चेंज भी कर लेते हैं। इनके लिए वो ये अपनाते हैं और इनके लिए वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप अपनाते हैं। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, मैनेजर भी अपना इनपुट देता है, वर्कर भी अपना इनपुट देता है, ठीक है, दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके काम करते हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मैनेजर बिलीव द वर्कर आर, दिस इज द राइट आंसर, राइट। अगला देखिए, मिस्टर ए इज वर्किंग इन पीएनबी बैंक from last 10 years and he avoid accepting responsibility and prefer to be led or directed by some other. He is self-centered and indifferent to the organization needs. He has little ambition, dislike responsibility, prefer to be the led but want security. We are talking about which theories of Douglas McGregor? बताइए राइट आंसर क्या है, वैसे तो लिखा है बट फिर भी सोच के बताइए, हो सकता है गलत भी लिखा हो मैंने। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थ्योरी एक्स वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा आलसी टाइप के होते हैं, तो इनके लिए ऑथोरिटेटिव स्टाइल चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 10 साल से तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिफर टू बी लेड और डायरेक्टेड बाय सम अदर, ये चाहते हैं कि कोई इनको पुश करे। ही सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन नीड, ही हैज लिटिल एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं है, काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, हमेशा इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच थ्योरी ऑफ डगलस मैकग्रेगर, तो यहाँ पे थ्योरी एक्स काम में आती है। क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन है ना बहुत आलसी टाइप के हैं, हमेशा चाहते हैं कि कोई इनको पुश करे, खुद से ये मोटिवेटेड नहीं होते, ठीक है, काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो इनके लिए थ्योरी एक्स वाले ये लोग हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको काफी थ्योरीज के करा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट बैच के ऊपर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पे अड्डा 24/7, और जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो यहाँ पर JIB एंड CIB की कैटेगरी जो है, राइट, ये आपकी CIB जून है, और यहाँ पर आपका ये बाइलिंगुअल बैच है जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है 8 मई से। इसमें ABFM में प्रियांशु मैम ने B मॉड्यूल शुरू करा है, और ABM में मैंने भी B मॉड्यूल शुरू किया है। तो इसमें ऑलरेडी चारों आपके कंपल्सरी पेपर स्टार्टेड है, थोड़ा बहुत ही निकला है अभी, तो ये जोश बैच आप अवेल कर सकते हैं बाय नाउ पर जाके, और यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है, दैट इज Y666, अप्लाई कर देना है, एंड दिस इज योर प्राइस, ठीक है। तो अभी चल रहा है 78% का डिस्काउंट, और ये आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो 78
8% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन एंड प्लस कॉइन आप यूज कर सकते हैं। कूपन कोड आपको लगाना है यहाँ पे, दैट इज Y666। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, HR इलेक्टिव का बैच, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। केवल HR इलेक्टिव का बैच जो है, राइट, ये आने वाला है आपका 25 तारीख से, राइट। देख लीजिए एक बार आप लोग, HR इलेक्टिव का जो बैच है, दिस इज द HR इलेक्टिव बैच, और ये आपका 25 मई से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको बाय नाउ पर जाना है और कूपन कोड लगाना है यहाँ पे आपको Y666। इसमें आपको मैं HR इलेक्टिव की लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ 1 मंथ की। ये बैच आपका लगभग 22 से 23 दिन के बीच का बैच है, ठीक है। स्टडी प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ पर भी आपको कूपन लगाना है Y666। 78% का यहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, प्लस कॉइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये बैच आपका लगभग 22 दिन चलेगा, 22 डेज। मैं 20 दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी 20 से 22 दिन का ये बैच है। शाम को 7 से 8 बजे तक रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं बाद में भी। और यहाँ पर आपका पूरा ये लाइव बैच है, कंप्लीट बैच, एंड बिलीव मी दिस बैच इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर CIB पेपर, ठीक है, CIB HR इलेक्टिव पेपर। ये बैच आपका महापैक में इंक्लूडेड है, तो अगर आप महापैक परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, महापैक में जाना है, ठीक है, CIB महापैक 2.0, और यहाँ पर आपको Y666 अप्लाई कर देना है, एंड दिस इज द प्राइस 78%, ठीक है। यहाँ पर आपको Y666 ये कोड लगाना है, 78% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस कॉइन आप लगा देंगे। ये बैच शुरू होने वाला है आपका, ठीक है, तो ये बैच इसमें इंक्लूडेड है, HR इलेक्टिव का बैच। तो अगर आपके सारे पेपर रिमेनिंग है और आपने HR इलेक्टिव लिया हुआ है, तो आई थिंक डेफिनेटली आपको महापैक में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके केस स्टडी बैच अभी जो आएंगे वो भी इंक्लूड होंगे, रिवीजन बैच भी इंक्लूड होंगे। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम। तो टेक केयर एंड बाय बाय। अगली क्लास में मिलते हैं आपको ABFM की। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।